हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल योर लवली ट्यूटर। तो आज हम बात करने वाले हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, जहां पर हम आर्टिकल 12 से 35 का ओवरव्यू देखेंगे कि इस आर्टिकल्स में क्या क्या चीज़ बताए गए हैं। वैसे तो हम जानते हैं कि ये जो आर्टिकल है वो आपको फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करता है, जो पार्ट 3 में आता है। सो लेट्स बिगिन फॉर आवर टॉपिक। तो सबसे पहले एज ए इंट्रोडक्टरी पार्ट हम समझेंगे कि ये सारी चीज़ें है क्या। तो सबसे पहले हमको यहाँ पर दिया हुआ है फंडामेंटल राइट्स विच आर अवेलेबल इन आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35। तो फंडामेंटल राइट्स जो हमारे पार्ट 3 में है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, जहाँ से हम जानते हैं आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक, ये ऐसे राइट्स है जो हमारे प्रोटेक्शन, हमारे को प्रोटेक्ट करता है, हमारी फ्रीडम, हमारे इक्वालिटी, हमारे डिग्निटी, हमारे लिबर्टी ऑफ द पीपल। मतलब यहाँ इक्वालिटी, लिबर्टी, यहाँ फ्रीडम एंड डिग्निटी, ये सारी चीज़ें प्रोटेक्ट होती है हमारे फंडामेंटल राइट्स में, और वो एक्चुअली इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट्स भी होती हैं, ये भी हमने जाना। Fundamental rights are those rights which are available, which are given in Part 3 of Indian Constitution Act, in which fundamental rights exist in, from the Article 12 to Article 35. These rights protect the freedom, equality and dignity and liberty of the people, and are also enforceable by the courts. तो ये हमने जाना. What is the historical point view? So the fundamental rights were mainly discussed एंड प्रिपेयर बाय द एडवाइजरी कमिटी ऑन फंडामेंटल राइट्स। तो पहले डिस्कस हुआ था, प्रिपेयर एडवाइजरी कमिटी फंडामेंटल राइट्स में हुए थे, माइनॉरिटीज, ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज, हुज चेयरमैन वाज सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो यहाँ पर ये बात है कि डिस्कस हुआ था, हमारे प्रिपेयर किया गया था एडवाइजरी कमेटी फंडामेंटल राइट्स में, माइनॉरिटीज, ट्राइबल, एक्सक्लूडेड एरियाज में, जिनके चेयरमैन थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये जो आइडिया फंडामेंटल राइट्स के थे वो एक्चुअली स्ट्रांगली कनेक्टेड थे विद द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, जो किनके द्वारा दिया गया है? यस, जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा दिया गया है। अभी हम बहुत बार इस चीज़ को हमने बताया है, जो एक्चुअली 13 दिसंबर 1946 में पेश हुआ था और अडॉप्ट किया गया था 22 जनवरी 1947 में। ये हमने बहुत बार रिपीट किया है। सो हमने ये जाना कि मतलब एक तरीके से हमने देख रहे हैं कि ये जो फंडामेंटल राइट्स है वो कैसे कैसे करके एक तरीके से आया है, उसके बारे में। ये जो ऑब्जेक्टिव रेवोल्यूशन ने प्रॉमिस करते हैं हमको जस्टिस, इक्वालिटी, फ्रीडम एंड सेफगार्ड फॉर पीपल। लेटर दिस आइडियाज वे डेवलप इनटू फंडामेंटल राइट्स, जो हम जानते हैं फंडामेंटल राइट्स को ही डेवलप किया गया सब चीज़ों के लेकर। यहाँ पर एक रिमेंबर चीज़ का है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल चेयर्स द कमिटी दैट हेल्प प्रिपेयर एंड रिकमेंडेड फंडामेंटल राइट। द ऑब्जेक्टिव रेशियो इटसेल्फ वाज मूव्ड बाय जवाहरलाल नेहरू। इसमें ये था कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे हमारे चेयरमैन थे कमेटी के, और हेल्प किए थे कि प्रिपेयर किए थे, रिकमेंड किए थे कि फंडामेंटल राइट्स होने चाहिए। और ये जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इटसेल्फ एक तरीके से मूव जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ही किया गया था। तो ये सब चीज़ें एज ए इंट्रोडक्टरी कि एक तरीके से कि कहाँ से एक तरीके से आया है, ये सब चीज़ों के बारे में हमने बात किया। नाउ अब हम पहले स्टार्ट करते हैं हमारे आर्टिकल 14 से। तो पहले हमारे यहाँ पर 6 पार्ट्स पहले इसी में आपको दिखेंगे। पहले में जो बताया था राइट टू इक्वालिटी, जो आपको आर्टिकल 14 से 18 होगा। तो पहले हम राइट टू इक्वालिटी के बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे चलेंगे। सो आर्टिकल 40 सेज इक्वालिटी बिफोर लॉ, मतलब लॉ के सामने मतलब सब इक्वल होंगे। ऑल द पीपल्स आर इक्वल इन द लॉ, इन द आईज ऑफ द लॉ। So every person is equal before the law. The law must treat people equally. No person is above the law. कोई भी पर्सन लॉ से ऊपर नहीं है ना, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, उसने कोई गलती किया है तो उसको पनिशमेंट मिलेगा। The Article 14 says equality before law. And then says Article 15, no discrimination. The state cannot discriminate against citizens based only on religion, race, caste, sex and place of birth. Religion
कोई भी रिलीजन का हो, हिंदू सिख ईसाई जो भी हो, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। कोई रेस, चाहे वो ब्लैक हो, वाइट हो, या फिर इंडियन कलर हो, ब्राउन कलर हो, आई डोंट थिंक, मतलब इसमें कोई भी डिस्क्रिमिनेशन उसके राउंड में नहीं होना चाहिए। कास्ट, कोई भी कास्ट का हो, अपर कास्ट का हो, लोअर क्लास कास्ट का हो, कोई भी हो, वुमेन हो, मैन हो, ये थर्ड हो पर्सन, इसमें कोई भी नहीं हो। प्लेस ऑफ बर्थ, आप कोई अमीर या आप शहर में पैदा हुए हैं या आप गांव में पैदा हुए हैं, इससे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होने चाहिए। ये हमारे आर्टिकल 15 में। बट देयर आर सम एक्सेप्शन फॉर प्रोवाइडिंग सम मोर फैसिलिटीज फॉर दैट वीकर सेक्शन। वीकर सेक्शन जो कंसिडर कौन है, वुमेन एंड चिल्ड्रन को किया गया स्पेशल प्रोविजन दिए गए हैं। जैसे लाइक वुमेन को रिजर्वेशन सीट्स, रिजर्व सीट मिलती है बहुत सारी ट्रेनों में कि पब्लिक में, कि आपको यहाँ पर रिजर्व सीट फॉर वुमेन लिखा होता है। तो ये सब चीजें जो आप बोले दिस इज डिस्क्रिमिनेशन, बट नो, it actually a favor for that people who are like considered lesser in the society. That's just like in a reservation has been about SC and ST. Why it's so? Because in the previous time they were actually exploited by the many times. So that reason now they were providing some reservation that they are coming above in their line, and then they were matching together, and then when all the peoples are equal, then the competition should be exist. If the people not be equal, so how the competition will be on the same line? So that's the reason the facility also provided for that weaker section that become equal, and when they're equal, so they have a competition, and the same thing as the exit, they be equality should be exist. So that the reason यहाँ पर कुछ स्पेशल प्रोविजन दिए जाते हैं। सोशल और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस SC ST को भी दिए जाते हैं। तो ये चीज हमने देखा आर्टिकल 40 में इक्वालिटी बिफोर लॉ, और आर्टिकल 15 में नो डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन रिलीजन, रेस, सेक्स, कास्ट एंड प्लेस ऑफ बर्थ। ओके, सो नाउ अगर हम आगे बात करते हैं आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 सेज दैट इक्वल अपॉर्चुनिटी इन गवर्नमेंट जॉब्स। Here say equal opportunity, people very equally have an opportunity to do a government job. Okay, the citizens should have equal opportunity in government employment. No unfair discrimination should happen in government jobs. Reservation may be provided, but you say that why the reservation has been exist, because I have already said about that because the people are not equal, and there's a biasness of that people because they are more superior, they are more have facility. That's the reason they get more education, better facilities. That's the reason there's a unfairness between the competition between the person who are in above classes, and if we can say the person who are living in that on that areas who belong a very rich family, and as they compare to the people who are very poor background. So there's a difference between the peoples. That's the reason there has a reservation has also be exist. तो आर्टिकल 6 में देखें इक्वल अपॉर्चुनिटीज एंड एक्सेप्शंस के बारे में भी हमने बात किया। आर्टिकल 70 सेज अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। कोई भी तरीके का अनटचेबिलिटी नहीं होनी चाहिए। अनटचेबिलिटी अबॉलिश्ड है। अगर कोई प्रैक्टिसिंग करता है अनटचेबल छुआछूत से, तो वो पनिशेबल होगा लॉ के द्वारा। ये प्रोमोट करता है हमारे ह्यूमन डिग्निटी एंड सोशल इक्वालिटी। नाउ आर्टिकल 18 सेज अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। व्हाट मीन टाइटल्स? ऐसे कोई स्टेट को टाइटल में राजा या महाराजा या मिलिट्री एकेडमिक टाइटल्स ये अलाउड है, ठीक है, और बट राजा या महाराजा ये बताना कि हम ये हैं वो हैं, वो अलाउड नहीं। ओनली मिलिट्री एंड एकेडमिक टाइटल्स आर अलाउडेड। एग्जाम्पल डॉक्टर एंड प्रोफेसर आर एकेडमिक टाइटल्स, तो वो आप बोल सकते हो कि डॉक्टर अभिजीत, डॉक्टर कुमार एटसेट्रा। तो ये सब नाम जो है वो आप ये सब इस्तेमाल कर सकते हो, बट एज लाइक राजा कि हम that is not be used। तो हमने जाना अपना राइट टू इक्वालिटी में आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18, जहां हमने 14, 15, 16, 17 एंड 18 के बारे में जाना। अब हम बात करेंगे आर्टिकल 19 से लेके हमारे को 6 फ्रीडम्स में सबसे हमने बात किया। पहले तो हमने बात कर लिया ना 14 टू 18 जो हमारा राइट टू इक्वालिटी में आप बात करते हैं। अब हम 19 से 22 जानेंगे जो राइट टू फ्रीडम। राइट टू इक्वालिटी में हमने देखा 14, 15, 16, 17 एंड 18। नाउ राइट टू फ्रीडम में हम देखेंगे हमारे आर्टिकल 19 टू आर्टिकल 22। तो आर्टिकल 19 पहले क्या है इसमें, तो इसमें देखिए सिटीजन हैव द फ्रीडम टू फर्स्ट स्पीक एंड एक्सप्रेस देयर ओपिनियन।
एक्सप्रेशन का, स्पीच, तो ये सब उनके फ्रीडम है। दूसरा, असेंबल पीसफुली, अगर कोई इकट्ठा होने चाहते हैं पीसफुली तो वो ऑफ कोर्स हो सकते हैं। तीसरा, फॉर्म एसोसिएशन और यूनियंस, आप एक ग्रुप बना सकते हो। चौथा, मूव फ्रीली थ्रू आउट इंडिया, आप पूरे भारत देश में आप कहीं भी घूम सकते हो। आप फिर आता है पांचवा, लिव एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, अगर आप इंडियन सिटीजन हो तो आप इंडिया के कोई भी कोने में जाकर रह सकते हो। आप पूछोगे कि एज जो हमारे अंडमान निकोबार में आइलैंड है जो बिल्कुल वैसा, तो देयर आर सम एक्सेप्शन एग्जिस्ट। ओके, सो प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और कैरी ऑन ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस, इसमें भी आपको फ्रीडम दिया गया कि आप कर सकते हो। तो ये सारे चीजें आपको 6 फ्रीडम्स आपको दिए हुए हैं आर्टिकल 19 में, जिसमें हम 19(1) बोलते हैं, 19(2) इस तरीके से डिवाइड करते हैं, बट इसमें 6 मेन आपको हमने बात किया है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, हमारे को असेंबल कर सकते हैं, एसोसिएशन और यूनियन बना सकते हैं, मूव फ्रीली अलाउड थ्रू आउट इंडिया कर सकते हैं, लिव एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, और प्रोफेशन को भी हम अपना सकते हो। तो ये सारी चीजें फ्रीडम आर्टिकल 19 में दिया हुआ है, राइट टू फ्रीडम में। आर्टिकल 20 अब हम बात करते हैं, बट हाँ, ये जो फ्रीडम्स है वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के साथ ऑफकोर्स हैं, पब्लिक सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड पब्लिक ऑर्डर एंड अदर इंपॉर्टेंट रीजंस। आर्टिकल 20 में प्रोटेक्शन इन क्रिमिनल केसेस, a person cannot be punished for an act that was not a crime when it was committed. A person cannot be punished twice for the same offense. An accused person cannot be forced to give evidence against themselves. तो इसका भी एक अपना नाम होता है, जैसे इसका नाम है डबल जियोपार्डी, और इसका जहां पर हमको दिखता है एविडेंस की सेल्फ इंक्रिमिनेशन, ठीक है। और आई हैव ए क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू टू आंसर दिस, अ पर्सन कैन बी पनिश्ड फॉर एन एक्ट दैट वाज नॉट अ क्राइम व्हेन इट वाज कमिटेड, इसका क्या नाम है ये आपको कमेंट में करना है। सो आर्टिकल 20 में हमने देखा यहाँ पर कि आपको प्रोटेक्शन दिया जा रहा है क्रिमिनल केसेस में। ओके, अगर कोई पर्सन पनिश्ड होता है जो उसने किया ही ना हो तो ये बिल्कुल गलत है। अगर कोई पर्सन एक ही क्राइम किया उसी को 2 बार मतलब डबल जियोपार्डी लगाए वो भी गलत है। और तीसरा, अगर कोई ऐसा पर्सन है जो अक्यूज पर्सन है, उसको फोर्स नहीं कर सकता कि तुम अगेंस्ट अपने खिलाफ बोलो, नहीं बोल सकता, ठीक है। अगर उसको फोर्स किया जाए दैट इज नॉट गुड एट ऑल। तो ये आर्टिकल 20 में प्रोटेक्शन दिया जाता है क्रिमिनल केसेस में। नाउ हम बात करेंगे आर्टिकल 21 जो प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है ये आर्टिकल 21, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रियली बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी पर्सन, नो पर्सन कैन बी डिप्राइव्ड ऑफ लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द लॉ। जिसने एग्जाम्पल, अगर उसने कुछ ऐसा क्राइम किया है जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने उसे डेथ पेनल्टी दे दिया, तो क्या ये बोल सकता है कि आई हैव अ राइट टू लाइफ, तो हमें नहीं, ऐसा नहीं बोल सकता है, बिकॉज दे हैव सम रिस्ट्रिक्शन एज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, तो ऑफ कोर्स वो नहीं बोल सकता है। तो वही चीज बोला गया है इसमें। नाउ आर्टिकल 21A में राइट टू एजुकेशन जोड़ा गया है। जब चिल्ड्रन जो एजेस 6 to 14 ईयर्स हैं उनका राइट है कि वो फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन ले सके। ये आर्टिकल एक्चुअली एडेड है हमारे 2002 में 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002, ये भी आपको याद होना चाहिए कि राइट टू एजुकेशन हमारे एडेड है 21A, जहां पर आपको बताया जाता है 86 अमेंडमेंट 2002 में कि 6 to 14 years of age of the children should have must be educated. आर्टिकल 22 बात करते हैं जहां प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, अगर आपको कोई अरेस्ट कर लेता है, कोई आपको गिरफ्तार कर देता है, डिटेन कर देता है, तो आपका क्या राइट है। और पर्सन हु इज अरेस्टेड हैज सर्टेन राइट्स। पहला, दे मस्ट बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द रीजन फॉर अरेस्ट, उनको इन्फॉर्मेशन मिलना चाहिए कि आपने हमें मतलब जो पुलिस ऑफिस जो भी है तो उन्होंने क्यों आपको अरेस्ट किया या आपको रीजन पता होना चाहिए। दूसरा, दे हैव राइट टू कंसल्ट अ लॉयर, आप अपने कौन से लॉयर से बात करवा सकते हो। सो जनरली प्रोड्यूस बिफोर अ मैजिस्ट्रेट, और अगर आप कोई डिटेन किया है या फिर आपको कोई अरेस्ट किया है तो आपको 24 घंटे के अंदर मैजिस्ट्रेट में पेश होना पड़ेगा। स्पेशल रूल अप्लाई करेगा प्रिवेंटिव डिटेंशन में। तो ये सब चीजें हमने जाने है ना आर्टिकल 19, फिर 19 का जो 6 इंपॉर्टेंट चीजें हमने देखा, फिर 20, 21 है 21A और 22। तो ये चीज हमने देखा था। तो हमने देखा पहला राइट टू इक्वालिटी 14 to 18,
एंड सेकेंड राइट टू फ्रीडम जो हमारा आता है 19 to 22। नाउ हम बात करेंगे राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन जो हमारे आर्टिकल 23 एंड आर्टिकल 24 बताते हैं। आर्टिकल 23 सेज प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिक एंड फोर्स लेबर। व्हाट डू मीन बाय दिस? इस वक्त इसका कहना यही है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग विच मीन्स कि चाहे वो बच्चे का हो, चाहे वो वुमेन्स का हो, चाहे किसी का भी हो, तो ऐसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग मतलब होता है ना कि बहुत से लड़कियों को ले जाना है एटसेट्रा एटसेट्रा, तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और फोर्स लेबर, किसी को जबरदस्ती काम कराना है, बेगार सिस्टम आपको पता होगा जहां पर आपको पैसे नहीं दिए जाते, आपको सिर्फ काम करवाया जाता है। तो ऐसे चीजें बिल्कुल भी लीगल नहीं, इट इज इलीगल। ठीक है, बहुत बहुत एक तरीके से प्रोहिबिटेड है हमारे आर्टिकल में। कोई ऐसा करता है तो उसको ऑफ कोर्स पनिशमेंट मिलेगा। तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग इज प्रोहिबिटेड, फोर्स लेबर इज प्रोहिबिटेड, बेगार और वर्किंग विदाउट पेमेंट बाय फोर्स इज प्रोहिबिटेड। ये हमने आर्टिकल 23 में देखा। आर्टिकल 24 देखते हैं जहां पर नो चाइल्ड लेबर इन हजार्डियस वर्क। इसमें बोला है कि कोई भी चाइल्ड लेबर, कोई भी हजार्डियस वर्क विच मीन कोई फैक्ट्री जहां पर बहुत डेंजरस चीजें, उसमें ऐसा काम नहीं कर सकता है। अब तो ऐसा भी है जो 14 ईयर से बिलो है वो बिल्कुल भी मतलब कोई जगह काम नहीं कर सकता। एक्सेप्शन है, अपने फैमिली बिजनेस में वो कर सकता है, एक तरीके एक्सेप्शन उस चीज को लेके है। ठीक है, तो ये आर्टिकल 24 में हमारे को ये समझ में आ जाता है। तो हमने बात किया राइट टू इक्वालिटी 14 to 18, राइट टू फ्रीडम 19 to 22 एंड राइट आर्टिकल 23-24 विच सेज अ राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। नाउ अब बात करेंगे राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, दैट्स आर्टिकल 25 to 28 जहां पर पहला दिया है कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन, हर पर्सन का फ्रीडम है कि वो फॉलो करे रिलीजन को, प्रैक्टिस करे रिलीजन को, स्प्रेड और प्रोपागेट करे रिलीजन को। दिस राइट इज सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर। हाँ, ये जो है कि पब्लिक ऑर्डर मेंटेन होना चाहिए, मोरालिटी होना चाहिए, उसमें हेल्थ होना चाहिए एंड अदर कॉन्स्टिट्यूट प्रोविजन होने चाहिए। तो इसका राइट ऑफकोर्स को मिलेंगे। तो आर्टिकल 24 बोलता है प्रैक्टिस प्रोपागेट बट अकॉर्डिंग टू द पब्लिक ऑर्डर मोरालिटी एंड हेल्थ एंड अदर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस। तो आर्टिकल 25 ये कहता है। आर्टिकल 26 सेज फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस फेयर। तो रिलीजियस ग्रुप क्या कर सकता है? स्टैब्लिश कर सकता है अपने इंस्टीट्यूशन, मैनेज कर सकता है अपने रिलीजियस फेयर, ओन प्रॉपर्टी भी ओन कर सकता है और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉपर्टी भी कर सकता है अकॉर्डिंग टू लॉ। आर्टिकल 26 ये कहता है। 27 क्या कहता है? कोई टैक्स आपको जबरदस्ती रिलीजन के नाम पे आपको देना जरूरी नहीं है। पर्सन कैन बी फोर्स्ड टू पे टैक्सेस स्पेसिफिकली यूज्ड टू प्रमोट पर्टिकुलर रिलीजन। नाउ आर्टिकल 28 सेज रिलीजियस एजुकेशन सर्टेन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, मतलब आपको पता है रिलीजियस एजुकेशन पढ़ाया जाता है सर्टेन, जैसे कि आपको पता है कि बहुत सारे मुस्लिम्स का भी रहता है, हमारे हिंदूज में भी एक तरीके से आपको रहता है। तो ये सब चीज़ें क्या है? तो ये एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस है। ठीक है, जैसे गुरुकुल हो गया, तो ये सब चीज़ें होती है। ठीक है, तो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन कैन नॉट प्रोवाइड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, ठीक है, फुल्ली फंडेड बाय द गवर्नमेंट। कोई भी ऐसे रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड नहीं किए जाएंगे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में जो फुल्ली फंड बाय द गवर्नमेंट हो। बट कुछ एक्सेप्शन है जो स्टैब्लिश अंडर स्पेशल ट्रस्ट और रूल्स के अकॉर्डिंग किया गया है। स्टूडेंट कैन बी फोर्स्ड टू टेक पार्ट इन रिलीजियस इंस्ट्रक्शन वर्क्स विदाउट कंसेंट। बिल्कुल भी स्टूडेंट को जबरदस्ती आप नहीं बोल सकते हो कि अगर तुम कोई क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ रहे हो तो आपको ये करना है, ऐसा बिल्कुल भी जायज नहीं होता है। तो इसमें हमने देखा आर्टिकल 25 टू आर्टिकल 28 दैट सेज अबाउट फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 to 28। नाउ अब बात करेंगे हमारे आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30 जो कल्चर एजुकेशन राइट्स के बारे में हमको बात करता है। आर्टिकल 29 सेज प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज एंड कल्चर, कि आपको प्रोटेक्ट करना है आपका लैंग्वेज, आपका कल्चर, ठीक है, डिस्टेंट लैंग्वेज हो, स्क्रिप्ट हो, का जो भी हो, प्रिजर्व करना है। कोई सिटीजन डिनाई नहीं होगा कोई स्टेट में एडमिशन के लिए। फंड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ओनली होगा बिकॉज द रिलीजन, रेस, कास्ट, लैंग्वेज, सिमिलर ग्राउंड, इसी में हो सकता है कि साइड डिनाई हो, बाकी सब में बिल्कुल नहीं। आर्टिकल 30 में राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एजुकेशन, ऑफ कोर्स माइनॉरिटीज को राइट है कि वो अपना एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश कर सके। रिलीजियस लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज भी एस्टैब्लिश कर सकती है अपने एजुकेशन ताकि उनको अपने कल्चर को प्रिजर्व कर सके। तो गवर्नमेंट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट भी नहीं कर सकता है, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, और दीज इंस्टीट्यूशन वाइल गिविंग फाइनेंशियल एड, किसी को फाइनेंशियल हेल्प देना भी सही नहीं है गवर्नमेंट के द्वारा। तो यहाँ तक हमने ये जाना अबाउट हमारे
राइट कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स आर्टिकल 29, आर्टिकल 30। अब हम यहाँ पे बात करेंगे राइट टू कंस्ट्रक्ट रेमेडीज जो आर्टिकल 32 से स्टार्ट होता है, बट पहले हम देखते हैं आर्टिकल 31 में क्या है। तो हमको वही चीज़ है कि पहले हमको समझना पड़ेगा एक्चुअली है क्या, कि हमारा जो आर्टिकल 1 है, ठीक है, आर्टिकल 31, उसमें राइट टू प्रॉपर्टी था, ठीक है, बट वो हट के वो अब 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जब हुआ था, तो आर्टिकल कब हुआ था, 1978 में। तो ये जो चीज़ है वो आपको 300A में चला गया था, पार्ट 12 में ये इसमें चला गया था, मतलब ये एक लीगल राइट बन गया है, ये एक फंडामेंटल राइट नहीं है। तो आपको ये पक्का ध्यान आपको रखना पड़ेगा। ओके, सो हम आगे बात करते हैं। तो इससे हम आर्टिकल 31 तो नहीं बात करेंगे, ठीक है, आर्टिकल 32 से स्टार्ट करेंगे। तो आर्टिकल 32 राइट टू अप्रोच सुप्रीम कोर्ट है कि अगर आपका कोई फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज होता है तो आप डायरेक्टली आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल 32 है और हाई कोर्ट का 226 है, ठीक है, डायरेक्टली आप जा सकते हो। सुप्रीम कोर्ट इशू करता है रिट्स ताकि वो प्रोटेक्ट कर सके फंडामेंटल राइट। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर आर्टिकल 32 को हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, और इसको ही मैग्ना कार्टा ही बोला जाता है, जो कि ऑफकोर्स ब्रिटेन का एक तरीके से था, नाम पड़ा था। तो उसमें क्या था, एक तरीके ऐसा चार्टर जो आपको प्रोटेक्शन देगा, फ्रीडम देगा, लीगल राइट्स देगा, फंडामेंटल राइट देगा, उसी को मैग्ना कार्टा बुलाते हैं। तो इसमें भी इसको भी आल्सो कॉल्ड एज द मैग्ना कार्टा एंड हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। इसमें कुछ रिट्स हैं। पहला आता है हीबियस कॉर्पस। हीबियस कॉर्पस का मतलब होता है टू हैव द बॉडी, विच मीन कि प्रोड्यूसर पर्सन हु हैज में इलीगली, अगर कोई पर्सन को इलीगली डिटेन किया गया हो तो उस पर्सन का राइट है कि 24 घंटे के उसको पहले पता होना चाहिए किस कारण से हुआ है, और 24 घंटे से पहले उसको पेश होना पड़ेगा आपको कोर्ट में। तो ये चीज़ जरूर रहती है। तो हीबियस कॉर्पस है। दूसरा मैंडेमस। मैंडेमस मतलब ऑर्डर करता है पब्लिक अथॉरिटी को तो क्या अपना ड्यूटी को परफॉर्म करो। प्रोहिबिशन मतलब लॉ कोर्ट स्टॉप करता है कि तुम अपने अथॉरिटी से ज्यादा काम करो तो तुम हाई कोर्ट में दो या सुप्रीम कोर्ट वो बोल सकता है। सर्टियोरी मतलब क्या होता है कि वो कैंसिल करता है एक अनलॉफुल ऑर्डर जो लोअर कोर्ट का हो और अथॉरिटी का हो, तो ये कैंसिल करेगा, ठीक है, अनलॉफुल अथॉरिटी किसी का भी लोअर कोर्ट का होता है तो। क्यों वरंटू मतलब क्वेश्चन करेगा एक पर्सन का राइट टू होल्ड अ पब्लिक। क्वेश्चन करता है ना कि आपका कौन सा राइट था, तो आपने एक पब्लिक ऑफिस को एक तरीके से आपने अपना हेड सेक्टर होल्ड किया है, तो ये क्यों वरंटू पूछा था। तो ये आपको 5 रेट्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट। हीबियस कॉर्पस, टू हैव द बॉडी। मैंडेमस, जहां ऑर्डर करते पब्लिक टू परफॉर्म द ड्यूटी, टू परफॉर्म। प्रोहिबिशन, स्टॉप कराता है, नॉट एक्सीडिंग द अथॉरिटी। सेटुएरी, कैंसिल करता है अनलॉफुल ऑर्डर ऑफ अ लोअर कोर्ट और अथॉरिटी। क्यू वारंट विच मीन्स क्वेश्चन करता है कि इन विच राइट यू आर होल्डिंग अ पब्लिक ऑफिस एटसेट्रा। सो आई हैव मेंशन द रिट्स। नाउ अब बात करेंगे आर्टिकल 33 से 35 जो स्पेशल प्रोविजंस होते हैं। आर्टिकल 33 सेज अबाउट राइट्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस एंड सिमिलर सर्विसेज। तो पार्लियामेंट रिस्ट्रिक्ट कर सकती है, चेंज कर सकती है कुछ फंडामेंटल राइट्स आर्म्ड फोर्स को, पुलिस फोर्स को, इंटेलिजेंस सर्विस को और अदर फोर्स को रिस्पॉन्सिबल हो जो पब्लिक ऑर्डर के लिए। ये इसलिए होता था कि मेंटेन हो सके डिसिप्लिन और प्रॉपर फंक्शनिंग। ये आर्टिकल 33 में दिया हुआ है। आर्टिकल 34 में आपको राइट दिया हुआ है ड्यूरिंग मार्शल लॉ। मार्शल लॉ मतलब जब एक तरीके से हमारे इमरजेंसी लगे होते हैं उस समय, तो पार्लियामेंट प्रोटेक्ट कर सकता है, कुछ एक्शन ले सकता है मार्शल लॉ में, तो इससे हमारे कुछ फंडामेंटल राइट्स भी इन्फ्रिंजेस हो सकते हैं। बट इसमें जो नया अमेंडमेंट हुआ था जिसमें ये बोला गया था कि राइट टू लाइफ बिल्कुल भी खत्म नहीं होगा। आर्टिकल 5 सेज पार्लियामेंट पावर टू मेक लॉज। पार्लियामेंट हैज द पावर टू मेक लॉज सर्टेन मैटर्स कनेक्टेड विद फंडामेंटल राइट्स। स्टेट ऐसे कैन नॉट मेक लॉज। वही चीज है कि भाई स्टेट लॉज नहीं बना सकती, यहाँ पर आपका सेंट्रल लेवल पे पार्लियामेंट के लेवल पे ही ये चीज चेंजेस हो सकती है। तो समरी दे लेते यहाँ पर देख लेते हैं। वही चीज है कि आर्टिकल में फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 12 एंड 13 सेज मीनिंग ऑफ स्टेट एंड प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स जो हमने डिस्कस कर लिया है। और आर्टिकल 14 to 18 जो है वो हमारे राइट टू इक्वालिटी के बारे में है। आर्टिकल 19 to 22 राइट टू फ्रीडम।
आर्टिकल 23-24 राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, 25-28 राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 29-30 कल्चर एंड एजुकेशन राइट्स, आर्टिकल 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज एंड आर्टिकल 33-35 स्पेशल प्रोविजन इन पार्लियामेंट्स पावर। तो यहाँ तक तो हमने देख लिया। एक बार और हम सब क्यों रिवीजन में देख लेते हैं, जान लेते हैं कि क्या हमने देखा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमने देखा, आर्टिकल 12 से 35, 12 to 35 एक सिंपल ओवरव्यू जब हम देते तो उसमें हम देखते स्टेट के बारे में बताया गया था। ठीक है, तो ये सब चीज़ें थी। ये कहाँ से आया था, इसमें ये डिटेल आपको दी हुई है। आर्टिकल 20, 12 एंड 13, तो हमने आर्टिकल 12 आर्टिकल 13 के बारे में नहीं बताया था, इसको थोड़ा सा हम बता लेते हैं। तो आर्टिकल जो हमारा 12 है वहाँ पर ये बताता है कि फंडामेंटल राइट्स के कॉन्टेक्स्ट स्टेट कौन कौन होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट जैसे छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट, महाराष्ट्र, ये सब चीज़ें, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर भी, लोकल अथॉरिटीज़ भी, अदर अथॉरिटीज़ भी। ठीक है, ये कहलाता है। आर्टिकल 13 में फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट लॉज इनवैलिड होंगे। आर्टिकल 13 कहता है कि कोई भी लॉ फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट नहीं होने चाहिए। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन से पहले के लॉज, कॉन्स्टिट्यूशन के बाद वाले लॉज, अगर लॉ फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है तो कोर्ट उस लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल या वॉइड डिक्लेयर कर सकता है। जुडिशियल रिव्यू के बेस में आर्टिकल 13 कोर्ट को पावर देते हैं कि वो लॉ को चेक करे और देखे कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है या नहीं। तो ये सब चीज़ें तो आर्टिकल 12 में ये देखा कि स्टेट का मीनिंग बताता है, आर्टिकल 13 में फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट लॉ को इनवैलिड करता है। आर्टिकल 12 में वही है कि कौन फंडामेंटल राइट्स वायलेट कर सकता है, ये आइडेंटिफाई करता है। आर्टिकल 13 में ऐसे लॉ को कोर्ट चेक कर सकती है। आर्टिकल 12 में यहाँ बताता है गवर्नमेंट और रेट अथॉरिटीज को कवर करता है, और आर्टिकल 13 में लॉज को फंडामेंटल राइट्स के स्टैंडर्ड पर टेस्ट करता है। तो एक शॉर्ट ट्रिक है जो हम समझेंगे, तो आर्टिकल 12 से स्टेट कौन है और आर्टिकल 13 स्टेट क्या नहीं कर सकता। तो ये सारी चीज़ें हमने आर्टिकल 12 आर्टिकल 13 में देखा। 14 to 18 फिर हमने देखा 19 to 22, 23 से 24, 25 to 28, 29 to 30 एंड 31 हमने देखा कि प्रॉपर्टी वाला था, जो कि अब नहीं, अब 300A में है, जो पार्ट 12 में है, जो अब एक लीगल राइट बन चुका है उसके बारे में। फिर आर्टिकल 32 से 35। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।